अमित ने गुस्से में कांच का वो गुलदस्ता जमीन पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया, ठीक वैसे ही जैसे नेहा का दिल। निकल जाओ इस घर से नेहा, मुझे तुम्हारी जैसी धोखेबाज औरत की इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। अमित का आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हाथ जोड़कर अमित के सामने खड़ी थी। अमित, मेरी बात तो सुनिए। वह सिर्फ मेरा एक पुराना कॉलेज का दोस्त था जो अचानक मिल गया। हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझ पर भरोसा कीजिए। तभी सोफे पर बैठी अमित की बड़ी बहन सुमित्रा जी तंज कसते हुए बोली, अरे अमित, अब क्या सुनना बाकी रह गया है? जो लड़कियां शादी के बाद भी घर वालों से पींगे बढ़ाती हैं वो कभी किसी घर को अपना नहीं मानती। अच्छा हुआ आज इसका पर्दाफाश हो गया। अमित ने नेहा का हाथ पकड़ा, उसे घसीटते हुए मुख्य द्वार पर ले गया और बाहर की तरफ ढकेल दिया। नेहा संभल नहीं पाई और सीढ़ियों से गिर पड़ी। अमित ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा मुंह पर बंद कर लिया। नेहा रात भर उस बंद दरवाजे को पीटती रही, रोती रही, लेकिन अंदर बैठे किसी भी शख्स का दिल नहीं पिघला। सुबह होने तक नेहा अपनी टूटी उम्मीदें और बिखरा हुआ स्वाभिमान समेटकर वहां से जा चुकी थी। समय बीतता गया। अमित के घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन वह खुश नहीं था। उसने नेहा की जगह किसी और को देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके अंदर का गुस्सा अब धीरे धीरे एक अजीब से खालीपन में बदल चुका था। एक दिन अमित शहर के एक बड़े बिजनेस अवार्ड फंक्शन में गया हुआ था। वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में इस साल की बेस्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर का नाम पुकारा गया, मिस नेहा शर्मा। नाम सुनते ही अमित के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। उसने मंच की तरफ देखा। सामने नेहा खड़ी थी, लेकिन यह वो नेहा नहीं थी जो 2 साल पहले रोती हुई उसके पैरों में गिरी थी। आज उसने गहरे नीले रंग की फॉर्मल साड़ी पहनी थी। चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था और आंखों में एक अडिग चमक थी। नेहा ने स्टेज पर आकर माइक संभाला और कहा, यह अवार्ड उन सभी महिलाओं के लिए है जिन्हें कभी ना कभी यह एहसास दिलाया गया कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब मुझे मेरे अपनों ने ही बिना सुने रास्ते पर छोड़ दिया था, तब मुझे समझ आया कि दूसरों से भरोसे की भीख मांगने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। अमित हॉल के एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसका सिर शर्म से झुक गया। फंक्शन ख़त्म होने के बाद अमित ने हिम्मत जुटाई और नेहा के पास गया। नेहा अपनी टीम के साथ बाहर निकल रही थी। नेहा, अमित की आवाज़ में घबराहट थी। नेहा रुकी। उसने पलटकर अमित को देखा। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही कोई तड़प। वह बिल्कुल शांत थी। कैसी हो नेहा? तुमने यह सब कैसे किया? मुझे माफ़ कर दो नेहा। उस रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अमित ने लड़खड़ाते हुए कहा। तभी अमित के पीछे से एक और आवाज़ आई, माफ़ी इसे नहीं, मुझसे मांगो अमित। अमित ने मुड़कर देखा तो वहाँ विकास खड़ा था, वही कॉलेज का दोस्त जिसे लेकर अमित ने नेहा पर शक किया था। विकास ने अमित के सामने आकर कहा, अमित, उस दिन जो तस्वीरें तुम्हारे फ़ोन पर आई थी वो तुम्हारी बहन सुमित्रा जी ने मुझे धोखे से कॉफ़ी शॉप में बुलाकर खिंचवाई थी। उन्होंने मुझे और नेहा को सिर्फ एक साथ बैठकर बात करते हुए देखा और उसे एक
साजिश का रूप दे दिया, क्योंकि वो नेहा को इस घर से निकलवाना चाहती थी ताकि अपनी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करा सके। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या दीदी ने ऐसा किया? नेहा ने आगे बढ़कर कहा। हाँ अमित, मुझे यह सच 1 साल पहले ही पता चल गया था, जब सुमित्रा जी के एक करीबी रिश्तेदार ने मुझे सब बताया, लेकिन मैं तुम्हारे पास कोई सबूत लेकर नहीं आई। क्यों नेहा? अगर तुम बताती तो मैं दीदी को घर से निकाल देता और तुम्हें वापस ले आता, अमित ने रोते हुए कहा। यही तो फ़र्क है अमित, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें हर रिश्ते को चलाने के लिए या तो सबूत चाहिए या फिर किसी को घर से निकालना पड़ता है। जिस दिन तुमने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी बात सुने मुझे धक्का दिया था, उसी दिन तुमने साबित कर दिया था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई सम्मान नहीं था। जो रिश्ता शक की बुनियाद पर खड़ा हो वो घर नहीं जेल होता है। अमित घुटनों के बल बैठ गया। नेहा, मुझे एक मौका दो, मैं अपनी बहन से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नेहा ने अमित को नीचे बैठे देखा, फिर गरिमा के साथ कहा। अमित, आज मैं तुम्हें यह बताने आई नहीं कि तुम्हारी बहन ने क्या किया। मैं तो बस अपनी कामयाबी की कहानी में उस आखिरी पन्ने को बंद करने आई थी जो तुम्हारे नाम पर अधूरा छूटा था। तुमने मुझे उस रात घर से निकाला था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने दिल और अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल रही हूँ। नेहा ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अमित पीछे से आवाज़ देता रहा, नेहा प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन नेहा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठी और आगे बढ़ गई, अपने उस आसमान की तरफ जहाँ अब किसी के भरोसे की मोहताजी नहीं थी। पीछे छूट गया था तो सिर्फ अमित, उसका अहंकार और कभी ना ख़त्म होने वाला पछतावा। राजीव ने जब देखा कि श्वेता के कदम अब हमेशा के लिए इस चौखट से दूर जा रहे हैं तो उसके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए। वह दौड़कर दरवाजे तक गया, लेकिन तब तक श्वेता गली के मोड़ को पार कर चुकी थी। आंगन में पसरा सन्नाटा अब अमित यानी राजीव के सीने में एक अंतहीन शोर बनकर गूंज रहा था। श्वेता के जाने के बाद उस मोहल्ले की औरतें जो तमाशा देखने जुटी थी, धीरे धीरे कानाफूसी करती हुई विदा होने लगी। उनकी फुसफुसाहट में कांता देवी के लिए थू थू और श्वेता के लिए एक अनकहा सम्मान था। राजीव लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, वही माँ जिन्हें वह भगवान समझता था, जिनके एक शब्द पर उसने अपनी 5 साल की शादीशुदा जिंदगी और अपनी गर्भवती पत्नी को एक झटके में ठुकरा दिया था। क्यों किया आपने ऐसा माँ? राजीव की आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक मरा हुआ खालीपन था। कांता देवी ने अपनी नज़रें झुका ली। मैं तो बस चाहती थी कि वह मेरे काबू में रहे। मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। काबू में? राजीव चीखा। अपनी झूठी आन और काबू के चक्कर में आपने मुझे एक पिता होने का हक से मरहूम कर दिया और खुद को एक पोते के प्यार से। आज इस घर की दीवारें तो हैं माँ, लेकिन इंसान कोई नहीं बचा। राजीव ने उसी वक्त अपना सामान समेटा। उसने तय कर लिया था कि जिस माँ की रूढ़िवादी और ईर्ष्यालु सोच ने उसका हंसता खेलता घर उजाड़ दिया,
वह अब उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहेगा। वह कांता देवी को उनकी तन्हाई और उनके अहंकार के साथ अकेला छोड़कर वहाँ से निकल गया। समय अपनी गति से चलता रहा। श्वेता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक छोटे से शहर में अपनी सिलाई और बुनाई के हुनर को एक छोटे से बुटीक का रूप दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसका बुटीक श्वेतास क्रिएशन पूरे ज़िले में मशहूर हो गया। उसका बेटा, जिसका नाम उसने कबीर रखा था, अब 3 साल का हो चुका था, बिल्कुल शांत, समझदार और श्वेता की ताकत। दूसरी तरफ राजीव इन 3 सालों में सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह जिया। उसने श्वेता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्वेता अपनी पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी। वह सिर्फ कबीर का पिता बनना चाहता था। पति होने का हक तो वह बहुत पहले ही खो चुका था। एक दिन शहर के एक बड़े स्कूल के एनुअल फंक्शन में राजीव को बतौर मुख्य प्रायोजक बुलाया गया। जब वहाँ सिंगल मदर्स और उनके बच्चों को सम्मानित करने की बारी आई तो स्टेज पर नाम पुकारा गया, मिस श्वेता और उनके बेटे कबीर। राजीव की धड़कनें रुक गईं। उसने देखा श्वेता स्टेज पर आ रही थी। उसके हाथ में कबीर का हाथ था। कबीर की शक्ल हूबहू राजीव जैसी थी, वही आंखें, वही माथा। राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। फंक्शन ख़त्म होने के बाद राजीव ने श्वेता का रास्ता रोका। इस बार वह रो रहा था। उसने कबीर की तरफ हाथ बढ़ाया। कबीर बेटा। कबीर डर कर श्वेता के पल्लू के पीछे छिप गया। श्वेता ने कबीर को सहलाया और बहुत ही ठंडे लहजे में राजीव से कहा, इसे मत डराइए मिस्टर राजीव, यह अजनबियों से जल्दी घुलता मिलता नहीं है। अजनबी? श्वेता, मैं इसका बाप हूँ। देखो, यह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, राजीव ने रोते हुए कहा। श्वेता ने कबीर को अपनी आया के साथ गाड़ी में बैठने को कहा। जब कबीर चला गया तो श्वेता ने राजीव की आंखों में देखते हुए कहा, चेहरा आपके जैसा होने से कोई अपना नहीं हो जाता राजीव। जब इसके वजूद पर सवाल उठाए जा रहे थे तब इसके साथ सिर्फ मैं थी। जब इसे पालने के लिए मुझे रात रात भर जाकर काम करना पड़ता था, तब इसके सिर पर सिर्फ मेरा साया था। आपने 3 साल पहले मुझसे कहा था कि रिश्ता खून से बनता है। आज मैं आपको बताती हूँ, रिश्ता खून से सिर्फ शुरू होता है, लेकिन उसे जिंदा रखने के लिए भरोसे, सम्मान और वक्त की ज़रूरत होती है। राजीव घुटनों के बल बैठ गया। मुझे पता है श्वेता, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। तुम्हारी माँ जी की वो साजिश, मुझे सब पता चल गया था। मैं माँ को छोड़कर आ गया हूँ। प्लीज़ मुझे बस कबीर का पिता बनने का एक मौका दे दो। श्वेता ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजीव, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था, क्योंकि नफ़रत दिल में रखने से इंसान खुद भारी हो जाता है। लेकिन माफ़ करने का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस आने दूँ। कबीर बड़ा होकर जब पूछेगा, मैं उसे सच बता दूंगी। अगर वह बड़ा होकर खुद तुमसे मिलना चाहेगा तो मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन आज इस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। श्वेता मुड़ी, अपनी गाड़ी में बैठी और कबीर को लेकर आगे बढ़ गई। राजीव वहीं खड़ा देखता रह गया। आज उसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से, अपनी पत्नी और बच्चे को हमेशा के लिए खो चुका था।
श्वेता ने साबित कर दिया कि एक औरत को जब समाज और परिवार बेसहारा छोड़ देता है तो वह टूटती नहीं है बल्कि और अधिक मजबूत होकर उभरती है। राजीव उसी जगह जड़ खड़ा रहा जहां कुछ पल पहले श्वेता और कबीर खड़े थे। गाड़ी के जाने के बाद सड़क पर उड़ती हुई धूल भी अब शांत हो चुकी थी, लेकिन राजीव के भीतर का तूफान थमा नहीं था। वह समझ चुका था कि श्वेता ने उसे थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि अपने स्वाभिमान और कामयाबी से उसके अहंकार को ऐसा आईना दिखाया जिसकी टीस उसे ताउम्र रहेगी। राजीव भारी कदमों से उस घर की तरफ लौटा जिसे उसने कभी अपना साम्राज्य समझा था। घर का दरवाज़ा खुला था। अंदर आंगन में कांता देवी अकेली बैठी थी। 3 साल की तन्हाई और समाज के तानों ने उनके चेहरे की बची खुची रौनक भी छीन ली थी। राजीव को मुख्य दरवाजे पर खड़ा देख उनकी बूढ़ी आंखों में एक उम्मीद जागी। राजीव, तू आ गया बेटा? देख, तेरे बिना यह घर बिल्कुल सूना हो गया है। मुझे माफ़ कर दे, अब मैं कभी तेरी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगी। राजीव ने वहीं दरवाजे पर ही अपने कदम रोक लिए। उसने अंदर कदम नहीं रखा। उसने बहुत ही शांत लेकिन बेहद कड़े स्वर में कहा, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ माँ, मैं तो बस अपनी ज़िंदगी के इस आखिरी मलबे को देखने आया था। श्वेता ने आज मुझे आज़ादी दे दी, लेकिन वह आज़ादी किसी वरदान जैसी नहीं बल्कि एक सज़ा जैसी है। आपने सिर्फ एक बहू नहीं निकाली थी, इस घर की बरकत इसकी आत्मा को धक्का देकर बाहर कर दिया था। अब इस खाली मकान में आप अपने उसी अहंकार के साथ रहिए जिसके लिए आपने मेरा घर उजाड़ा था। कांता देवी रोती रही, पुकारती रही, लेकिन राजीव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हमेशा के लिए उस शहर और उन यादों से दूर चला गया। उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी का वह खालीपन कभी नहीं भरा। उधर श्वेता ने कबीर को एक बेहतरीन इंसान और आत्मनिर्भर बनने की परवरिश दी। उसका बुटीक अब एक बड़े फैशन ब्रांड में बदल चुका था, जहां वह अपने जैसी कई बेसहारा और ज़रूरतमंद महिलाओं को रोज़गार देती थी। उसने समाज को दिखा दिया कि एक औरत जब अपने अस्तित्व की लड़ाई अकेली लड़ती है तो वह किसी की दया की मोहताज नहीं होती। कबीर जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ के संघर्ष की कहानी सुनी। उसने राजीव का नाम तो जाना, लेकिन उसके मन में कभी उस पिता के लिए नफरत नहीं थी। सिर्फ एक बात साफ थी, उसकी दुनिया, उसका गर्व और उसका पूरा परिवार सिर्फ उसकी माँ थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। दोस्तों, आप यह भी बताइए कि आप मेरी कहानी कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। यह जानकर कि मेरी कहानियाँ इतनी दूर दूर तक सुनी जाती हैं, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अपनी कहानियाँ और मैं दोबारा आपसे कहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद।